जय हिंद दोस्तों, क्या हाल समाचार है आपके? ठीक ठाक हैं? आशा करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उनसे पहले कल की क्लास में हम लोग कुछ हिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। जो इतिहास क्या होता है, इतिहास का जनक कौन था, तो हेरोडोटस था। उसके बाद डॉक्टर एस्क्रिस चंद के अनुसार क्या क्या, यानी इतिहास के बारे में उन्होंने क्या कहा। उसके बाद क्या थी अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जाने थे। पुनर्जागरण काल के बारे में जाने थे। उसके बाद जो है शताब्दी दशक में अंतर जाने थे, और जो है कुछ यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा किए थे। जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, और नेपोलियन बोनापार्ट जो था वे शासक कैसे बन गया, एक सेनापति था। तो चलिए दोस्त, आज की उस कंसेप्ट को एक बार फिर से हम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की ओर चलते हैं। तो दोस्त, उनसे पहले एक बेसिक सूचना आप लोगों को देनी थी। जो क्लास 10th का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आज से एग्जाम को मात्र आपको 9 दिन बचा हुआ है। तो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के देने वाले हैं, कहता है न एंट्री भले ही लेट से होगी, लेकिन जब भी होगी तो बहुत ही लाजवाब होगी। तो दोस्त, इसके लिए जो है अब 9 दिन समय है। तो अब जो है टाइम भी तो नहीं है जो बहुत ही बेसिक तरीका से आप लोगों को बताया जाए। लेकिन इन 9 दिन में जो है ना, हम सोचे जो क्यों ना इस 9 दिन में आप लोगों को, जो आपके सीनियर होंगे, उनको जो है कुछ अच्छा किया जाए। जो उनकी जो गोल है, अचीव है, वे हद तक जा सके। तो किसी बच्चा का अगर ऑब्जेक्टिव अगर कमज़ोर है तो उसके लिए हम बता देते हैं, ये तो पूरी गारंटी है। जो 500 जो ऑब्जेक्टिव हम देने वाले हैं एक विषय में दोस्त, 500 ऑब्जेक्टिव यानी 5 मॉडल सेट करवाने वाले हैं हम, जो कि मेरा क्वेश्चन है। और सब क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा लेट लगा। कारण क्या था, जो क्लास 12th की पैटर्न देखनी थी, जो किस प्रकार से क्लास 12th की एग्ज़ाम में पूछी गई पैटर्न है। तो उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन को सेट करने में बस 3 दिन से 4 दिन से वर्क ओवर टाइम चल रहा है, क्या बताएं। तो लगभग जो है अब जाके फाइनल हुआ है। तो सोचे जो अब जब फाइनल हो ही चुका है और अगर बना ही दिए हैं तो क्यों ना दे दे। तो ये जो है 500 जो ऑब्जेक्टिव हम देने वाले हैं, जो कि 2025 में, दोस्त ध्यान रखिएगा, 9 दिन मात्र एग्जाम को बचा हुआ है। यानी 2025 सेशन का जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सूचना है। अगर कोई आपके रिलेशन हो तो उसको ये सेंड कर सकते हैं। जो हमारी जो ये यूट्यूब चैनल है जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर कहीं पर भी देख रहे होंगे, तो बता दें कि यूट्यूब चैनल जो है SN रिसर्च सेंटर जो है, इस पे जो है आपको ये 500 ऑब्जेक्टिव यानी 5 सेट टोटल करवाया जाएगा। उसमें हिंदी के 5 सेट रहेगी, उसके बाद इंग्लिश का 5 सेट, संस्कृत का 5 सेट, साइंस का 5 सेट और सोशल साइंस का 5 सेट। इसमें आप लोगों को मैथ का शायद सेट नहीं बन पाया है। अगर बन भी जाएगा तो हम सोचे थे जो ये पांचों सेट को क्यों ना एक ही बार लाइव में टेलीकास्ट कराया जाए। यानी जिस रोज एग्जाम था, जैसे कल एग्जाम था तो आज रात में लाइव आ जाए। बट फिर सोचे जो उस दिन बच्चे के ऊपर पूरा माइंड पे डिप्रेशन बना रहता है खुद की एग्जाम लेके, तो आखिर में वे हमारा कंटेंट देखेगा, या फिर कहीं कहीं टीचर भी साथ में होता है। तो टीचर जब साथ में होता है तो वे कहता है जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। जिस कारण से जो होता है ना, उतना हद तक बच्चे ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाते हैं। तो अब जो है घबराने की बात नहीं है। कल होगा तो हम 3 सेट आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। भले ही हमारा यूट्यूब का कंटेंट क्यों ना बढ़ जाए, यानी एक दिन में आप ही सोचिए जो 5 अगर वीडियो अपलोड करे तो कंटेंट भरवे करेगा ना। तो ये ऑनलाइन नहीं चलेगी, बट ऑफलाइन में जो है आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और ये लगभग 300 ऑब्जेक्टिव कल दे देंगे, और ऐसे करके 9 दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो जो भी दोस्त अगर जुड़ना चाहेंगे इसमें तो जुड़ सकते हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये हमारी गारंटी है, अगर हमारी दी हुई ऑब्जेक्टिव से अगर बिहार बोर्ड अगर एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर पूछ दे तो ये जिम्मेदारी हमारी तरफ से है। ठीक है। ऐसे ही हुआ क्लास 12th वाले सबको, जब बोल रहे थे जो देखो भाई ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, करना है तो कर लो। तो उसके लिए जो चैनल था वे था टारगेट बोर्ड एग्जाम 2025।
तो ये चैनल था, तो उस पर हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, सबको हम इन्फॉर्म कर दिए जो देखो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं और इसमें कुछ सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, तो सब जुड़ के जो है कर लेना। लेकिन नहीं किया। जब क्वेश्चन जब आउट ऑफ सिलेबस जब देने लगा तो कहता है अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन जो 200 क्वेश्चन हम 500 करवाए थे उन्हीं 500 क्वेश्चन में से था गा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। हम भी पूरा सेट को देखे और उसी पैटर्न पे जो है ना ये सेट किया हुआ है। तो ये पूरी गारंटी के साथ कहते हैं जो अगर इन ऑब्जेक्टिव से अगर बाहर चले गया बिहार बोर्ड तो हमको बोलिएगा। एक बार विश्वास दोस्त करके देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये था सूचना आप लोगों के लिए, जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेडी हो चुकी है। तो क्लास 10th के विद्यार्थी सबको जो अब की बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जो यहाँ से जुड़ के ऑब्जेक्टिव को देख ले। वैसे हम लाइव रात को आते बट अब लाइव आने की चांसेस नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दोस्त यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे, तो इसको अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए जो कैसा, यानी हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है आपको, अच्छा फील हो रहा है या फिर बोरिंग फील हो रहा है, कुछ तो यानी कमेंट करिएगा, तब तो हम अपने भी बारे में हमारे अंदर क्या कमी है उनको भी तो पहचाने। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो हमारे अंदर क्या कमी है हम कैसे जान पाए। चलिए दोस्त अब जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या था, तो राष्ट्रवाद हम कल बता दिए थे, जो देश के प्रति प्रेम स्नेह एवं निर्मलता पूर्वक यानी देश के प्रेम यानी प्रति जो प्रेम रखता है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये भावना जिसके अंदर पनपती है उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। एक बहुत बढ़िया उदाहरण के तौर पे समझाए थे, जो अगर भारत और पाकिस्तान में अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए, अगर आपको बोल दे जो अरे पाकिस्तान को गाली दो, या फिर पाकिस्तान वाले ने इंडिया वाले को गाली दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अरे साले पाकिस्तान वाले, तुम्हारे में इतनी हिम्मत जो तू अपने बाप से पंगा लेगा, कहेंगे या नहीं कहेंगे? अरे तुम्हारे में इतना औकात नहीं होगा, जो ये कर देगा वे कर देगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अरे तुम्हें खाने की क्षमता नहीं है तो हमारे भारत पे क्या युद्ध करेगा, ये कर देंगे वे कर देंगे, यानी बहुत सारे। तो ये क्या था, तो ये राष्ट्रवाद था, जो देश के प्रति प्रेम था, लगाव था, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहे थे। और जिसके अंदर ये भावना पनकी थी उसी को राष्ट्रवादी कहे थे, ठीक है। तो अब जो है यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, तो दोस्त एक राजा था, जो यूरोप का एक राजा था पहले जमाने में, जो है भारत में भी ऐसा नहीं है कि अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना हुआ है। तो ये नहीं सोचिएगा जो आज से लगभग 400 या 300 वर्ष पहले ऐसा शासन था, बिल्कुल भी नहीं। 300 क्या, अंग्रेज के आने से पहले, यानी सॉरी आज़ादी मिलने से पहले, यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उनसे पहले किसका शासन था, तो 2 वर्ष यानी 200 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार का शासन रहा। उनसे पहले किसका शासन था, तो राजाओं का शासन था, जो कि भारत जो था विभिन्न हिस्सों में टूटा हुआ था। तो उसी प्रकार से भारत पे यानी मुगल वंश भी आया था, उसके बाद बहुत सारे वंश आए थे, उसके बाद बाहर वाले भी आक्रमण किए थे, और कुछ इंडिया का भी शासक था जैसे कि पेशवा शासक था। तो ये सब बहुत टफ लेवल की सिलेबस हो जाती है, जो कि अभी आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। तो यूरोप में जो था ना, उसी प्रकार से राजा का शासन हुआ करता था। उस राजा का क्या नाम था दोस्त, तो एक बार कमेंट कीजिए। उस राजा का नाम था लुई 16। लुई 16 नाम का राजा था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी, घोर कट्टरवादी, भ्रष्टाचार भरा हुआ था, जो अपने बारे में, अपने हित के बारे में, अपने परिवार बेटे के बारे में सोचते थे, जो आप अपनी परिवार कैसे बहुत ही अच्छे ढंग से रहे, लेकिन जनता के बारे में कुछ सोच भी नहीं करता था, यानी कुछ नहीं सोचता था। जनता को ऐसे ही है यार, इतना जनता रोज मरता ही रहता है, इसको कौन ध्यान दे। तो वैसे ही उस प्रकार से था लुई 16। तो जनता में जब ये ज़्यादा विद्रोह करने यानी विद्रोह की भावना जगी, जब जनता को इस राजा के प्रति जो है जो भी प्रेम स्नेह था जब टूटने लगा, जब जनता को किसी तरह से लुई 16 की यानी रहने के बावजूद भी कोई अगर सहायता नहीं मिले, ऊपर से भूमि पे टैक्स लगा दिया, भूमि को सामंती व्यवस्था में बदल दिया, जब कहीं पर जाने आने पर अत्यधिक खर्च करने यानी टैक्स लगा दिया। जैसे हम बिहार से अगर पंजाब जाए तो हमारी कितनी भाड़ा, कम से कम नहीं ज़्यादा तो मान के चलते हैं एक एवरेज तो 1000 रुपया, अब जो हो हमको तो पता नहीं है, 1000 रुपया है, ठीक है। तो अगर वहीं पे अगर हम लोग 50,000 रुपया कर दें, 50,000 रुपया कर दे, तब क्या होगा,
तो ये जाने आने पे टैक्स बढ़ा दिया। उसके बाद गरीब दलित परिवारों से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा। भूमि जिसका मान के यानी भूमि जिसका था उसको सामंती में दे दिया। जैसे कि आपके ही गांव में कोई जमींदार, अब तो नहीं रहा जमींदारी व्यवस्था, लेकिन पहले था, जो बहुत बड़ी क्षेत्र थी उसमें जिसका भी जमीन था उसको बोल देता था जमींदार को, जो जाड़े तो उनसे टैक्स ले लेना। अब तो नहीं रही जमींदारी व्यवस्था, नहीं तो आप लोगों को पता होता, और रहना भी नहीं चाहिए, वैसे में मनबढ़ू काम हो जाता है जमींदारी व्यवस्था में। अब जैसे राजा इजाजत दिया जो जाओ 1 कट्ठा भूमि पे 1 किलो अनाज लेना, तो अब इधर से यानी जमींदार आया, बोला क्या, जो राजा की कहावत है, जो 1 कट्ठा जमीन पे 2 किलो अनाज देना। अब आपसे 1 किलो अनाज एक्स्ट्रा ले लिया, तो उसमें क्या होता था, तो ये भ्रष्टाचारी बढ़ने लगा। और जो है जनता के प्रति जैसे ही आक्रोश जमी, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना छिड़ गई, और लुई सोलमहा को पूरी तरह से विद्रोह करके लुई सोलमहा और उनकी पत्नी को मार दिया गया जनता के द्वारा। और उसमें अहम भूमिका उस समय में जो है, जब क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति में उस समय सेनापति के रूप में जो था वे था नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ से आप लोगों की हिस्ट्री जो क्लास 10th की सिलेबस है, यहाँ से स्टार्ट होता है बोनापार्ट से। ठीक है, अब जो था, अब दोस्त ये सब यानी एक कंफ्यूजन में होंगे, जो लुई सोलमहा किस वंश का था, तो वे बुर्बो वंश का शासक था। किस वंश का था, तो बुर्बो वंश का शासक था। ठीक है, अब जो है उस समय में से यानी जब फ्रांस में जब क्रांति छिड़ी ना, तो उस समय का सेनापति कौन था, तो उस समय का सेनापति था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था मेरे दोस्त, तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब जो है यहाँ से हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उस समय सेनापति था, और इन्होंने बहुत योग्य, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत यानी क्षेत्र का सेनापति था, अरे बहुत बड़ा फ्रांस का सेनापति था, और इतिहास में इनको बहुत ही योग्य सेनापति कहा जाता है, और इतिहास इसे हमेशा याद रखता है। और ये जो था नेपोलियन बोनापार्ट, ये सेनापति था। इसका जन्म दोस्त 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था। अब 15 अगस्त 1969 ईस्वी आप लोगों को पता ही होगा, जो भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और महात्मा गांधी का कब जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को। ठीक है, तो इसको याद करने का, यानी कोई भी महापुरुष रहता है तो उसका जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर होता है 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में होता है ना। देखिए यहाँ पर 1969, इनसे 100 साल पीछे जाइए तो 1769 ईस्वी में। और हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त को। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 यानी 1769 ईस्वी में। जो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसी दिन यानी इसका जन्म हुआ था। लेकिन हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वे 1947 में हुआ था, लेकिन इसका जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी से सीधे 100 साल पीछे, 100 साल पीछे जो था, किसका जन्म हुआ था, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक हुई। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 19 यानी 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इसका बचपन का नाम क्या था। अब बचपन का नाम दोस्त आप ही लोग को ना कोई कोई मजाक से बोलने लगता है, रे कलवा, रे छोटवा, नाम जो अलग अलग तरीका का, भगचोनहर, कोई कोई यानी बहुत सारे अलग अलग फेमस नाम होता है, तो वे बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। तो इसको भी बचपन में क्या बोला जाता था, नेपोलियन दी बोनापार्ट। क्या बोला जाता था दोस्तों, नेपोलियन दी बोनापार्ट। किसको, तो बोनापार्ट को। बोनापार्ट यानी नेपोलियन बोनापार्ट को ही हम लोग इसके बचपन के नाम से क्या जानते थे, तो नेपोलियन दी बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो था वे राजनीतिक में कब आया, एक सेनापति था। जब फ्रांस की राजा जब लुई सोलमहा को मार दिया गया, तो लुई सोलमहा के बाद अब सोचने लगा नेपोलियन बोनापार्ट जो, अरे यार कब तक हम सेनापति के पद पे रहे, अब हमें कुछ अलग करना चाहिए, हमें भी राजनीतिक में हिस्सा लेना चाहिए। जिस प्रकार से कोई अगर 2 बार मुखिया बन गया, तो अरे यार अब मुखिया के पद से हमें अच्छा नहीं लगता है, अब विधायक के पद से लड़ जाता हूँ। और 2 साल जैसे ही विधायक बन गया, अरे यार अब क्या करें, विधायक से भी मन भर गया, चलो अब संसद की इलेक्शन में जीतते हैं, यानी इलेक्शन का पार्टी लड़ते हैं। अब ये संसद से लड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ दिन हुआ, फिर संसद भी 2-4 बार बना,
अब बोला क्या जो क्या यार, संसद में भी अब मज़ा नहीं है। चलो कुछ कोई मंत्री उंत्री देखते हैं, अगर उसमें भी रहना स्टार्ट कर दिया, अगर जीत गया तो चलो भाई अब प्रधानमंत्री के पद से हम लड़ तो अब न तब हमारे भारत में कब्जा हो तो वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट सोचा, जो कब तक हम सेनापति के पद पे रहे, एक बार हमें भी राजनीतिक में हिस्सा यानी लेना चाहिए। और जो है ये राजनीतिक में 1789 ईस्वी में एंट्री कर चुकी थी, यानी प्रवेश किया कितना में, 1789 ईस्वी में। और बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमने फिरने लगा। तो ये जो है बहुत ही योग्य सेनापति था, जिस कारण से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और 18 मई 1904 ईस्वी को ये सम्राट बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वे 18 मई 1904 ईस्वी को यानी 1804 ईस्वी को सम्राट यानी राजा बन गया। कहाँ का, तो यूरोप का, यानी फ्रांस का सेनापति था और यूरोप का यानी फ्रांस का राजा बन गया। ठीक है, यूरोप का राजा बन गया। अब ये जो है, अब लुई 16वां जो भी कार्य किया था, जो भी कार्य को यानी जो गलत कार्य था, उन सभी को ये सुधार करने की प्रयास की। कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको हम लोग नेपोलियन संहिता यानी जो कार्य में सुधार किया उसी को हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। जो कार्य में यानी सुधार किया उसको हम क्या कहते हैं, तो नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। अब दोस्त नेपोलियन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दोस्त ध्यान से सुनिए, इन सबों की हम पीडीएफ दे देंगे। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो हमें मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे। बस अभी जो आप लोगों को क्या करना है, केवल हमारी बातों को, ये अमृतवाणी निकल रही है, इनको आप लोगों को ग्रहण करना है, समझे। अभी कुछ नहीं करना है, बस हमारी बातों को सुनना है। तो नेपोलियन जो है, अब नेपोलियन की क्या क्या काम था, तो इन्होंने विशेषाधिकार शक्ति को खत्म कर दिया। किसी का मन बढ़ो राजा का, जैसे किसी के प्रजा के घर में घुसा, उसकी बहन बेटी की इज्जत लूट ली, उसकी ये कर दी वे कर दी, कोई शासन नहीं था। वे विशेषाधिकार जो शक्ति थी उनको खत्म कर दी नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद यातायात पे जो टैक्स लगाया हुआ था उनको बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया और बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा, जो उतना भी ज़्यादा टैक्स न लगे, तो जाने आने में दिक्कत जो होती थी जनता को, उनके भलाई में सोचा नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद जो है इन्होंने संचार व्यवस्था में अब संचार व्यवस्था, जैसे कि अभी तो मोबाइल की ज़माना आ गई है, रेडियो वीडियो टीवी एलसीडी जो भी होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अभी पहले तो उतना नहीं था। तो उन्होंने संचार व्यवस्था को जारी किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने चलाया। उसके बाद जो है ये अधिक यानी जो भी जनता में असमानता की भावना थी, जो तुम गरीब हो तू अमीर हो, उन सभी भावनाओं को खत्म कर दिया। जैसे आर्टिकल 17 में हम लोगों को क्या है, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, यानी जैसे ही पहले भी ऐसा बात नहीं है कि यूरोप में ही चलता था, पहले भी भारत में अभी भी देखें ना तो जात जात पे लड़ाई हो जाती है। अरे तुम तो नीचे जात को हो, हमारे मंदिर में क्यों आया, हमारे मस्जिद में क्यों, अरे यार ये सबको खत्म करो, जात जात कुछ नहीं। तो इन्होंने भी क्या किया, तो असमानताएं की जो भावना थी उन्हें जो है खत्म किया। उसके बाद सामंती व्यवस्था जो था, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। कौन किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट सामंती व्यवस्था को खत्म किया। उसके बाद सभी नागरिक को एक कानून बना के दिया, जिसको अभी हम लोग भारत की संविधान कहते हैं ना, जिस पे हम लोग चलते हैं, हमारा अधिकार क्या है, हमें किस आर्टिकल के तहत कौन सा अधिकार, और ये संविधान जो है, संविधान के अनुसार पूरे देश चलती है और पूरे देश के अनुसार हम लोग चलते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर्स, तो यही एक संविधान सभी नागरिकों के ऊपर बनाया, एक कानून बनाया और सभी नागरिकों को ये कानून बहुत ही अच्छे ढंग से जो है फ्रांस की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। तो उसके बाद इन्होंने शिक्षा को सुधारा और शिक्षा पे लुई 16वां सोच रहा था, जो अगर शिक्षा को कहीं सुधार दे तब तो हम जो ये लूट रहे हैं, लूटने की तो भावना ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने जो है शिक्षा पे भी जोर दिया। जिस प्रकार से आज हमारे देश में क्या है, शिक्षा के लिए सरकार इतना ध्यान नहीं देता है, उधर नहीं। अगर सरकार भी यानी नेता सब भी मतलब नेताओं भी सोचता है, जो कहीं अगर आम जनता अगर पढ़ लिख लेगा ना तो फिर हमें वोट का जो मशीन बनाए हुए हैं ये वोट कहाँ से मिलेगी। इस कारण से जो है वे पढ़ाई पे उतना जोर नहीं देता है। अभी
अगर कोई विवाद हो जाए, जैसे स्टूडेंट का प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्शन हुआ था बीपीएससी के लिए, उसमें सभी नेताओं ने घुस के कोई गिट्टी चलाना स्टार्ट कर दिया कोई, लेकिन वे किसका आदमी था? वे नेता का ही आदमी था जो लाठी चार्ज करवाया स्टूडेंट पे। अरे यार, हम लोग यानी स्टूडेंट का क्या थी था कसूर? वे आराम से साइड में प्रोटेक्ट दे रहा था, ये जनताओं सब भीड़ के, जिस यानी कोई भी क्षेत्र में अगर ये मशरूम नेता घुसा हो तो उस क्षेत्र को बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो ये राजनीतिक के बात छोड़िए, अब जो है ये इन सभी चीज़ों के पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही ज़्यादा सुधार किया। तो आसपास के जो देश सब थे इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। अरे यार, नेपोलियन बोनापार्ट ने इतनी इतनी सारी जो है अच्छे अच्छे ढंग से जो है अपने राज्य को व्यवस्थित किया है, क्यों ना, यानी सब इनसे सभी देश इनसे प्रभावित हुआ। तो अब जो है नेपोलियन बोनापार्ट के मन में भ्रम उत्पन्न लगा। अगर यहाँ पर रावण की जब लंका सोना का ना बची घमंड की चोट में, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट था। अब नेपोलियन बोनापार्ट को क्या घमंड होने लगा? इसको घमंड होने लगा जो अरे यार, हम तो ईश्वर की देन है, हमें ईश्वर ने इन पूरी दुनिया को सुधार करने के लिए भेजा है, पूरी दुनिया में अब हम सुधार करेंगे। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप से निकला, यानी जो फ्रांस से था उन वहां से बाहर निकला और धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे छोटे छोटे पे आक्रमण करते जाता था और अपने कब्जे में लेते जाता था और यहाँ की स्थिति को सुधारता था। लेकिन कहता है न, ज्यादा अगर उड़िएगा तो पंख भी कट जाता है, समझे? तो उसी प्रकार से जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट धीरे धीरे जैसे ही कब्जा करने लगा ना, तो साइड में अब दूसरा देश सब भी था, तो सभी देश जैसे फ्रांस, परसा, अनेकों देश ने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को मारना स्टार्ट कर दिया और नेपोलियन बोनापार्ट को पूरी बुरी तरह से पराजित कर दिया। उसके बाद यहाँ का शासक बहुत सारे आया, लेकिन आपके इतिहास में जो है लुई 18वां को शासक बनाया जाता है। ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। अब जो है ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, इनको हम लोग यानी आपको पढ़ के सुनाते हैं। जो कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई वर्ड अगर समझने में दिक्कत हो तो वे कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागरूकता का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। हम समझा दिए जो राष्ट्रवाद क्या थे। देश के प्रति प्रेम भावना को ही हम लोग राष्ट्रवादी यानी राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें दिया है भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज से एक ही रहता है। अब राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही होना स्टार्ट हो गया था। अब राष्ट्रवाद की जो भावना थी यूरोप में पुनर्जागरण काल, दोस्त क्या बताए थे, 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच के काल को ही हम लोग पुनर्जागरण का काल कहते थे। परंतु 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ। 19वीं सदी में तो यह उन्नत एवं आक्रमण रूप में सामने आए। इसके कारण ही यथोष्ट थे और परिणाम भी युगांतरी रहे। ठीक है। अब इसके बाद यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राजकीय तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जैसे ही नेपोलियन राजा बना तो फ्रांस की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा सुधर गई थी। अब फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिता जातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वाधिक यानी सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। अब जो था ये जब आंदोलन छिड़ी ना, तो ये सड़क तरक पे जो प्रोटेस्ट करता था उनसे बाहर निकल के इसे पूरे सुचारू रूप से कौन लागू किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इनमें काफ़ी सारी सुधार की थी। ये सारी बात हम बता दिए थे। अब एक बार अगर आप बुक पढ़िएगा ना तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुवकों को संदेश पहुंचाया गया। अब नेपोलियन ने जैसे ही अभियान चलाए, हम बोले ना जो छोटे छोटे राज्यों पे ये जैसे ही कब्जा करना शुरू किया, तो नवयुवकों में एक भावना जगी जो अरे यार, साइड का जो राजा है बहुत ही अच्छे ढंग से राज को चलाता है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे अफवाह फैलने लगे। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की
परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। अब नेपोलियन जो था, जर्मनी और इटली का जो राज था ना, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र था उनसे बाहर कर उसकी वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। कौन? तो नेपोलियन। उसके बाद जिसने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे क्या हुआ? तो इटली और जर्मनी का एकीकरण यानी अलग अलग करने की मार्ग प्रशस्त हुई। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और तत्पश्चात के विरोध यूरोप में देशभक्ति पूर्व विक्षोभ भी जगा और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुआ। अब जो है, अब ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, यूरोप इसको नेपोलियन को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अभी रुकिए, अब इनकी जो है मेटरनिक की कहानी आगे आएगी, पहले इनको समझ लेते हैं। नेपोलियन को जितना तक हम लोग समझे थे उतना तक पढ़ लेते हैं। अब वियना 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों में अस्त व्यस्त कर दिया। अब जो है नेपोलियन जैसे, अब ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, जो सोचा जो अरे यार ये नेपोलियन कहाँ से आके घुस गया और ये क्या क्या कर दिया, नहीं कर दिया, पूरी अस्त व्यस्त कर दिया, राजनीतिक मार्ग को प्रस्त कर दिया। अब हम लोगों को कहाँ से लूटेंगे जनता को? फिर से वही घोर कट्टर प्रत्यावादी और जो भी था ना, भ्रष्टाचारी के रूप में मेटरनिक आया था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राज्य के इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्ति जागृत राजन को निर्धारित करने वाले ये नए तत्व के रूप में उभर रही थी। अब यहाँ तक जो था नेपोलियन की कहानी थी। अब यहाँ से जो आता है वे मेटरनिक की चर्चा आता है। तो कल की वीडियो में हम लोग दोस्त पहले मेटरनिक ने क्या क्या किया उनकी कहानी को जानेंगे, उसके बाद उनकी फिर जिस प्रकार से आज बुक पढ़े उसी प्रकार से लास्ट में जाके बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी अगर आप लोगों को अगर पता चल गया ना जो क्या कहानी था, इनके पीछे क्या लॉजिक है, तो बुक कोई भी बुक क्यों ना हो उसे पढ़ने में और समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अभी अगर हमारी कहानी सुनने से पहले अगर आप 50 बार अगर पढ़े होंगे ना एनसीईआरटी बुक को, तो समझ में नहीं आया होगा। हम जानते हैं दोस्तों, उसमें जो है ना इतनी बारीकी से हर एक शब्द को घुमाया है ना, जो विद्यार्थी चकरा के गिरते रहेगा जो अरे यार पुनर्जागरण क्या है, भौगोलिक काल क्या था, भौगोलिक क्षेत्र किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, बहुत ही एनसीईआरटी घुमा फिरा के कहता है। तब न कहता है जो एनसीईआरटी कवर कर लिया उनका आईआईटी नीट तो इसने कवर, नीट तो इसने एग्जाम कवर हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी बहुत टफ लेवल का होता है और कई सारे विद्वानों के द्वारा मिलकर लिखा जाता है। ठीक है दोस्त, तो आज की इस वीडियो में हम लोग नेपोलियन की पूरी कहानी को देखें और कहाँ तक हम लोग कहानी को देखे हुए बुक से आप लोगों को पढ़ के सुना दिए। तो अब कल की वीडियो में हम लोग मेटरनिक के बारे में चर्चा करेंगे। और जो है दोस्त, ये बात तो आप लोग विशेष ही ध्यान रखिएगा, जो क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट है जो अब की बार 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं देने वाले हैं, अब एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं, बस 9 दिन बचा हुआ है। तो इन 9 दिन में क्या करना है? कुछ नहीं, बस हम जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं ये 500 ऑब्जेक्टिव कहता है ना, एंट्री भले ही लेट से हो, हम आएंगे भले ही कुछ वक्त से, लेकिन जब भी आएंगे ना तो बहुत शानदार माहौल लेके आएंगे। तो मॉडल सेट जो करवाने वाले हैं, ये मॉडल सेट पे आप लोग बोलिएगा अपनी फ्रेंड सबको जुड़ने के लिए, जो भी आपका दोस्त होगा या आप बड़े भाई होंगे या बहन होंगे, हर किसी को जोड़ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास फिर यही मस्ती यही धमाल के साथ चलता रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों की प्यार आशीर्वाद तो इसके साथ है। हम किसी पे भरोसा नहीं, बस हम अपने कंटेंट पे भरोसा रखते हैं और आप सब पे भरोसा रखते हैं। अगर आप सब है तो फिर हमें किस बात की गम है, कहता है ना, हम है तो किस बात की गम है। तो आप सब है तो हमको किस बात का गम रहेगा, जाने में आप ही लोग मदद कीजिएगा, समझ सकते हैं सारा कुछ। जय हिंद दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।